हेलो एंड वेलकम बैक। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ब्रेनन मार्टिन के इंग्लिश ग्रामर बुक 2 का हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रेज पढ़ने वाले। तो फ्रेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि सर प्लीज़ चैप्टर 2 पढ़ाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रेज हो गया, क्लाउज हो गया, तो कंप्लीटली हम जो बुक 2 में पढ़ने वाले जो कि कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है, उसमें हम सेंटेंस को ही तो एनालाइज करना सीख रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस का हमने कंप्लीट एनालिसिस किया और अब हम फ्रेज के बारे में जानेंगे। तो वैसे बुक 1 में भी फ्रेज के बारे में हमने थोड़ा सा सीखा था और अब हम फ्रेज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, जिसमें हम फ्रेज के टाइप्स के बारे में भी जानेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं और नाउन फ्रेज क्या होते हैं। तो फ्रेज और इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे, कि थोड़ा सा मतलब 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा। एक सेटिंग मुझे कर लेने दीजिए। हाँ चलिए। तो देखिए, फ्रेज में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं, डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि फ्रेज क्या होता है। देखो, व्हाट इज अ फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो देखो, फ्रेज क्या होता है। जिस तरह से सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसी तरीके से फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है जिसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा, देखो कम से कम दो चीज होना चाहिए। ठीक है। किसी कोई भी चीज ग्रुप कब कहलाएगा? जब उसमें कम से कम दो यूनिट हो और दो के बाद जितना भी हो। तो देखो, फ्रेज भी क्या है? वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें कम से कम दो वर्ड होना चाहिए या दो से ज्यादा वर्ड। ठीक है। तो इसे हम ग्रुप कहते हैं। तो फ्रेज हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो क्या करता है? जो सम सेंस करता है, मतलब जिसका थोड़ा सा अर्थ होता है, जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, जिसका कुछ मीनिंग होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो, यहां सेंटेंस लिखा हुआ है, द मैन इन द मास्क एंटर्ड द रूम। अब देखो, ध्यान देना, सबसे पहली बात, अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे। दोनों में सिमिलर क्या है? दोनों में सिमिलर है, फ्रेज और सेंटेंस दोनों में सिमिलर है कि ये दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि सेंटेंस का अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, लेकिन फ्रेज का अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। और एक फ्रेज अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी सेंटेंस पे ही डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रेज जो है ना, वो सेंटेंस का एक कंपोनेंट है। मतलब ग्रामर सेंटेंस का एक कंपोनेंट है क्योंकि सेंटेंस के अंदर ही आता है। बात समझ में आ रही है? तो दूसरी जो यहां पर डिफरेंस है वो ये है कि सेंटेंस का एक अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन फ्रेज का ऐसा कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? प्रेडिकेट के अंदर जो वर्ब होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और प्रेडिकेट के अंदर जो वर्ब होता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फ्रेज के अंदर कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में जो सबसे जरूरी चीज है, जो कंपलसरी चीज है, वो क्या है? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं यहां पर, द मैन इन द मास्क एंटर्ड द रूम। अब देखो, यहां पर अगर इस सेंटेंस के अंदर अगर हम फ्रेज ढूंढने का काम करें, तो देखो इसके अंदर फ्रेज क्या है? इसके अंदर फ्रेज है इन द मास्क। ये फ्रेज है, देखो, इन द मास्क। तो अगर हम चाहे तो ये सेंटेंस को हम सेंटेंस के अंदर से फ्रेज को अलग निकाल करके भी लिख सकते हैं। तो देखो, सेंटेंस के अंदर से जो हमने फ्रेज निकाला वो क्या मिला? ये मिला इन द मास्क। इन द मास्क, तो ये फ्रेज है। इन द मास्क जो देख रहे हो ये फ्रेज है। और सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है द मैन, द मैन एंटर्ड, द मैन एंटर्ड द रूम। द मैन एंटर्ड द रूम। अब देखो यहां पर, अब ये दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखो, ये दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
अब देखोगे जब आप इसको पढ़ोगे द मैन एंटर्ड द रूम, तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग मिलेगा, इसका एक कंप्लीट सेंस है। जैसे कि मैन, द मैन एंटर्ड द रूम, ठीक है। तो यहां पर मैन क्या है, देखो मैन यहां पर सब्जेक्ट है, और एंटर्ड द रूम क्या है, एंटर्ड द रूम प्रेडिकेट, एंटर्ड द रूम क्या है, ये प्रेडिकेट। बात समझ में आ रही है। और प्रेडिकेट के अंदर जो वर्ब एंटर्ड है ये एक फाइनाइट वर्ब है। एंटर्ड क्या है, एंटर्ड एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब हम किसको कहते हैं, वैसा वर्ब, किसी भी सेंटेंस में वैसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट से अफेक्टेड होता है, सब्जेक्ट के नंबर से अफेक्टेड होता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अफेक्टेड होता है, और साथ ही साथ टेंस से अफेक्टेड होता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस का वर्ब सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज हो जाता है, मतलब उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, या फिर टेंस के चेंज होने से उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, तो वैसे वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और कोई भी ऐसा वर्ब जिसके ऊपर टेंस का कोई असर नहीं पड़ता है, या फिर सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज नहीं होता है, वैसे वर्ब को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इतना ध्यान रखना कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है ना, प्रेडिकेट, देखो सेंटेंस में जो प्रेडिकेट होता है और प्रेडिकेट के अंदर जो वर्ब होता है ना, ये फाइनाइट वर्ब होता है। ये कैसा वर्ब होता है, ये फाइनाइट वर्ब होता है। बात समझ में आ रही है, ये फाइनाइट वर्ब होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे द मैन एंटर्ड द रूम, ये इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। लेकिन अगर आप अलग से ये पढ़ोगे कि इन द मास्क, तो देखो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए, एक से ज्यादा वर्ड चाहिए, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर आपको कोई डायरेक्टली आकर के ऐसे बात करे, इन द मास्क, इन द मास्क, इन द मास्क, तो आप बोलोगे बोलना क्या चाहते हो, मतलब पूरा तो बताओ। तो ये इसका मीनिंग क्या है, आधा अधूरा मीनिंग है। लेकिन जब ये सेंटेंस के अंदर यूज होगा, जब ये सेंटेंस के अंदर यूज होगा, तब जाकर के इसका अपना कोई मीनिंग हो पाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है, सेंटेंस का ही कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो सेंटेंस के बाहर निकालोगे तो इसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग या सेंस नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हम देख रहे हैं इन द मास्क, ये हमारा फ्रेज है। ये क्या है, ये फ्रेज है। बात समझ में आ रही है। और फ्रेज का अलग अलग काम होता है सेंटेंस में। जैसे आपने देखा होगा कि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अलग अलग फंक्शन होता है सेंटेंस के अंदर, तो फ्रेज का भी अपना अलग अलग फंक्शन होता है। कुछ फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर सकता है, कुछ फ्रेज एडवर्ब का काम कर सकता है, कुछ फ्रेज नाउन का काम कर सकता है। तो जैसे अगर हम बात करेंगे कि ये सेंटेंस के अंदर जो फ्रेज है इन द मास्क, इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस के अंदर आया तो है, लेकिन इसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। तो इसका देखो काम क्या है, ये जो मैन है ना, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसको एक तरह से मॉडिफाई कर रहा है। मैन क्या है, मैन यहां पर नाउन है, मैन यहां पर नाउन है। तो जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसी नाउन को मॉडिफाई करने का काम करे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये फ्रेज है, लेकिन काम किसका कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव होगा तो केवल एक सिंगल वर्ड का एडजेक्टिव होगा, एक कंप्लीटली ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर सकता है, या फिर किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसा काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए, आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेज के बारे में। फ्रेज का यहाँ पर जो टाइप्स है, हम यहाँ पर 3 टाइप के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब ये 3 टाइप में सबसे पहला देखो एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है बिल गेट्स। बिल गेट्स इज अ मैन विथ ग्रेट वेल्थ। अब देखो आप लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्टिविटी देता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि जो पहला सेंटेंस है बिल गेट्स इज अ मैन विथ ग्रेट वेल्थ, अब मुझे बताइएगा कि ये पूरे सेंटेंस में फ्रेज कौन है, इस पूरे सेंटेंस में फ्रेज कौन है, ठीक है। चलिए, बहुत लोग जुड़ चुके हैं और मैं ठीक हूं, आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो पहला सेंटेंस में फ्रेज कौन है, देखो ध्यान देना। तो सेंटेंस में देखो, सेंटेंस हम किसको बोलेंगे, जिसमें सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब होगा वो सेंटेंस होगा। तो बिल गेट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और इज क्या है, इज इस सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब है, इज इस सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और ये जो अ मैन है ना, ये इसका एक तरह से कह सकते हैं प्रेडिकेट का पार्ट है, या फिर हम सेंटेंस में कह सकते हैं कि जो वर्ब के बाद अगर इजे मार के बाद आता है ना, तो कोई भी वर्ड जो कि इजे मार के बाद आता है
उसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर देखा जाए तो ये अपने आप में यहाँ तक सेंटेंस है, ये अपने आप में सेंटेंस है जिसके अंदर बिल गेट क्या है, सब्जेक्ट है, और इज अ मैन क्या, ये प्रेडिकेट है। हालांकि जो इसके बाद जो फ्रेज आ रहा है ये भी प्रेडिकेट का ही पार्ट है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग फ्रेज पढ़ रहे हैं तो इसको हम अलग से दिखाएंगे। तो बिल गेट्स इज अ मैन। अब देखो यहां पर फ्रेज कौन बचा, ये वाला जो पार्ट है विथ ग्रेट वेल्थ, ये हो गया फ्रेज, ये हो गया फ्रेज। बात समझ में आ रही है? ये हो गया फ्रेज, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे तो इसका आधा अधूरा मीनिंग होगा, ठीक है? तो इसीलिए इसको सेंटेंस के साथ लिखना होता है। तो विथ ग्रेट वेल्थ क्या, ये फ्रेज है, और इसका काम क्या है, ये काम क्या कर रहा है, ये काम एक तरह से क्या कर रहा है, विथ ग्रेट वेल्थ जो है ये काम क्या कर रहा है, ये इस मैन को मॉडिफाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मैन क्या है, नाउन है, और जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन को मॉडिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये कैसा फ्रेज हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ये कैसा फ्रेज हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है? हाँ, विथ ग्रेट वेल्थ क्या है, ये फ्रेज। द मैन हु वॉज वियरिंग द मास्क एंटर्ड द रूम, ठीक है? हाँ, उस फ्रेज को हमने एक तरह से, जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, एक तरह से आप उसको क्लाउज में चेंज कर दिया, ठीक है? आपने उसको क्या कर दिया, क्लाउज में चेंज कर दिया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करेंगे। द सोल्जर्स फॉट विथ ग्रेट करेज। अब मुझे ये बताना कि इस सेंटेंस में फ्रेज कौन है, सेकंड सेंटेंस में फ्रेज कौन है, द सोल्जर्स फॉट विथ ग्रेट करेज। अब यहां पर देखो, सोल्जर जो है ये सब्जेक्ट है, द सोल्जर्स क्या है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और ये अपना फाइनाइट वर्ब है, ये अपना क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है? ये अपना फाइनाइट वर्ब है। अब देखो इसमें फ्रेज कौन है, इसमें फ्रेज है विथ ग्रेट करेज। इसमें फ्रेज कौन है, इसमें फ्रेज है विथ ग्रेट करेज। अब देखो ये काम क्या कर रहा है, यहां पर जो ये फ्रेज है विथ ग्रेट करेज, ये काम क्या कर रहा है, ये एक तरह से मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये मॉडिफाई कर रहा है फॉट को। और फॉट क्या है, फॉट क्या है, ये हमारा वर्ब है, ये क्या है, ये वर्ब है। और जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर वर्ब को मॉडिफाई करे, जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई करे तो ये क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। तो ये कैसा काम कर रहा है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, ठीक है? बिल गेट इज अ मैन हु हैज ग्रेट वेल्थ। हाँ बिल्कुल सही, क्यों नहीं, हम फ्रेज वाले पार्ट को क्लाउज में चेंज कर सकते हैं, इसी को तो हम कहते हैं सेंटेंस एक्सपेंशन। तो फ्रेज वाले पार्ट को आप बिल्कुल एक क्लाउज में चेंज कर सकते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि अभी हम क्लाउज वाले पार्ट में नहीं आएंगे क्योंकि हम क्लाउज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद क्लाउज का ही चैप्टर है आई थिंक, ठीक है? तो यहां पर विथ ग्रेट करेज जो है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये एक तरह से क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बात समझ में आ रही है? देखो थर्ड एग्जांपल देखना है, थर्ड एग्जांपल पे हम बात करेंगे। एडवर्बियल किसे कहते हैं, एडवर्बियल किसे कहते हैं, ठीक है? अरे एडवर्बियल उसे ही कहते हैं जो फ्रेज होता है ना, उसे हम एडवर्बियल कहते हैं। एडवर्बियल एडवर्ब पे मैं एक अलग से चैप्टर, मतलब अलग से एक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? पहले एडवर्ब के बारे में तो जान लो ना, उसके बाद एडवर्बियल जानना। देखो उसके बाद का जो हमारा एग्जाम्पल है, आई लव द रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ नेचर। आई लव द रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ नेचर। इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है, और लव क्या है, ये हमारा वर्ब है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये जो पार्ट है ना, द रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ नेचर, द रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ नेचर, ये कहां पर आ रहा है, ये वर्ब के बाद आ रहा है। और देखो ध्यान देना, जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, ठीक है, जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है, ध्यान देना, सब्जेक्ट के जगह पे या ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है, इसके जगह पे नाउन आता है।
इसके जगह पे नाउन आता है या तो नाउन इक्विवेलेंट आता है, नाउन का जो इक्विवेलेंट हो वो आता है, ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट आता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर ये जो पार्ट है ना, द रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ नेचर, ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, ये कहां पर आ रहा है? ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा गुण है? इसमें गुण कौन सा है? इसमें नाउन का गुण है, तभी तो ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, अदरवाइज नाउन के जगह पे कैसे आएगा? बात समझ में आ रही है? तो ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि नाउन का फंक्शन कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रेज है द रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ नेचर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ सेंस होता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। और ये फंक्शन सेंटेंस में किस तरीके से कर रहा है? ऑब्जेक्ट के जैसा कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है? नाउन आता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। बात समझ में आ रही है? इसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। ओके, योर टीचिंग इज अमेजिंग सर, थैंक यू सर, बुक का रिव्यू बहुत अच्छा था, थैंक यू। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ हाँ, वो भी सही था, ठीक है। जब हम इसमें चलेंगे ना क्लाउज वाले में तो और डिटेल में जानेंगे। देखो बुक 2 जो है ना, बुक 2 जिसने पढ़ लिया, रेनिन मार्टिन का बुक 2 जिसने बढ़िया से पढ़ लिया ना, समझ लीजिए कि लैंग्वेज के साथ खेलना उसे आ जाएगा। और एक बार अगर लैंग्वेज के साथ खेलना सीख गया ना तो फिर समझिए इंग्लिश ग्रामर आपके लिए कुछ नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए कुछ नहीं है। इसलिए बुक 2 को अगर बढ़िया से पढ़ो तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि फ्रेज क्या होता है, और फ्रेज के हमने टाइप के बारे में भी जान लिया, ठीक है। तो अभी हमने देखा 3 टाइप, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज, ठीक है। अब इन तीनों टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा करके और हम जानते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम और जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज से, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। तो सिंपल सा मतलब है, देखो किसी सेंटेंस में एक ही वर्ड एक एडजेक्टिव का काम करता है, और अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर किसी सेंटेंस में पूरा के पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का फंक्शन करे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसका वर्क करते हैं, यानी किसका फंक्शन करता है? ये एक एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से देखेंगे। देखो यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एडजेक्टिव हम किसे कहेंगे? जो नाउन की विशेषता बताए, जो नाउन को मॉडिफाई करे। तो क्राउन क्या है? यहां पर क्राउन नाउन है, क्राउन क्या है? नाउन है। और ये क्राउन किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये ध्यान दीजिएगा, ये क्राउन क्या है? नाउन है। और यहां पर एक गोल्डन वर्ड है, ये गोल्डन किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये गोल्डन मॉडिफाई कर रहा है क्राउन को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, गोल्डन कितना वर्ड है? गोल्डन एक सिंगल वर्ड है, गोल्डन एक सिंगल वर्ड है। तो जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर जो गोल्डन है ना, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है भाई। क्राउन कैसा क्राउन? इस क्राउन की विशेषता क्या है, खासियत क्या है? कि ये गोल्डन है। बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो सिंगल वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसे हम इस तरीके से लिखें कि यहां पर हम एक सिंगल वर्ड को एडजेक्टिव ना बना करके हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एडजेक्टिव बनाएं और काम हमारा वही हो, ठीक है। तो यहां पर अगर इस एग्जाम्पल में देखोगे तो गोल्डन हमारा एडजेक्टिव है जो कि क्राउन को मॉडिफाई कर रहा है, गोल्डन एक सिंगल वर्ड है। लेकिन अगर हम इसी बात को इस तरह से कहें, अ क्राउन, ठीक है, और क्राउन क्या है? नाउन है, मेड ऑफ गोल्ड। अब ये देखो मेड ऑफ गोल्ड जो है ना, ये जो मेड ऑफ गोल्ड है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये कोई सेंटेंस नहीं है। हालांकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं है। और ये क्या कर रहा है? ये क्राउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो देखो मतलब ये नहीं है कि वो सिंगल वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर वो मॉडिफाई कर रहा है नाउन को तो वो एडजेक्टिव है। तो यहां पर मेड ऑफ गोल्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो यहां हम इसे क्या कहेंगे? मेड ऑफ गोल्ड जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, चेयर क्या है? नाउन है भाई। कैसा चेयर? वुडन चेयर, लकड़ी का चेयर, ठीक है, लकड़ी का चेयर। तो यहां पर एडजेक्टिव कौन है? वुडन एडजेक्टिव है।
और अगर हम इस बात को ऐसे कहेंगे अ चेयर, तो चेयर क्या है? नाउन है भाई। कैसा चेयर? मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड। तो मेड ऑफ वुड जो है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और चेयर को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या है? गर्ल एक नाउन है, गर्ल एक नाउन है भाई। कैसी लड़की? इंटेलिजेंट गर्ल। तो इंटेलिजेंट एक सिंगल वर्ड है जो कि गर्ल को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और अगर इसी चीज को हम इस तरह से अगर लिखें, अ गर्ल, देखो गर्ल क्या है? नाउन है भाई। कैसा गर्ल? विद इंटेलिजेंस, जिसके अंदर बुद्धि, जिसके पास क्या बुद्धि हो, विद इंटेलिजेंस। तो विद इंटेलिजेंस क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और काम कैसा कर रहा है? ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। और जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये क्या? एक फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद देखो, ध्यान देना, द इंडियन फ्लैग। तो फ्लैग यहां पर क्या है? नाउन है। और इंडियन एक सिंगल वर्ड है जो कि फ्लैग को मॉडिफाई कर रहा है, यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अगर हम इस बात को ऐसे लिखें, द फ्लैग ऑफ इंडिया। अब देखो फ्लैग क्या है? नाउन है। और ऑफ इंडिया क्या है? ऑफ इंडिया एक फ्रेज है। फ्रेज किसको बोलेंगे? जिसमें एक से ज्यादा वर्ड रहे। इसमें दो वर्ड है, एक तो ऑफ है और एक इंडिया है, ठीक है। और ये जो फ्रेज है ये काम क्या कर रहा है? फंक्शन क्या कर रहा है? ये फ्लैग को मॉडिफाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करे, जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन को मॉडिफाई करे, वो किसका काम करता है? वो एडजेक्टिव का काम करता है। बात समझ में आ रही है? तो जिस तरीके से सर प्रेपोजिशन फ्रेज, हाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फ्रेज हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल। कौन? ये वाला, इसको जो है ना, इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं कहेंगे, ये केवल एडजेक्टिव फ्रेज है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है। हम इसे देखो, केवल एक यहां पर प्रीपोजिशन हो जाने से आप इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं कह सकते हो। प्रीपोजिशनल फ्रेज हम तभी कहेंगे जब कंप्लीटली ग्रुप, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीटली अगर वो प्रीपोजिशन का काम करेगा, अगर वो प्रीपोजिशन का काम करेगा ना, तभी आप उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हो। अदरवाइज आप नहीं कह सकते हो। केवल इसमें एक ऑफ हो जाने से आप ये नहीं कह सकते हो ना कि ये जो चीज है ना ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता, नहीं, हरगिज नहीं। ये केवल और केवल क्या है? ये केवल और केवल एडजेक्टिव फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का इंटायरली काम उसका क्या होगा? प्रीपोजिशन का काम करना होगा। जैसे विथ अ व्यू टू हो गया, इन एडिशन टू हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्योरली क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्लियर हो गया? ओके, चलिए। तो एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में हमने यहां पर देखा कि कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक तरह से एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकता है। चलिए अब आप बात करते हैं हम लोग एडवर्ब फ्रेज के बारे में। एडवर्ब फ्रेज, अच्छा एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में मैं एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, अच्छा नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताना, जितना बताना तो उतना बता दिए। हाँ, एडवर्ब फ्रेज में थोड़ा हमें एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज पे। सर ये वीडियो कौन सा प्लेलिस्ट में डालेंगे? इसका कौन सा प्लेलिस्ट है? आप सर्च करना ना, आप सर्च करना, ठीक है, आप सर्च करना रेन एंड मार्टिन बुक 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका सेपरेट प्लेलिस्ट में बनाया बुक 2 का। बुक 1 तो कंप्लीट हो चुका है, बुक 2 का सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया। तो एडवर्ब फ्रेज मतलब एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। तो जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम करेगा, किसका काम करेगा? एडवर्ब का काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। देखो जैसे देखो, ध्यान देना, अधिकांश एडवर्ब जो होते हैं ना वो बनाए जाते हैं। अगर हम एडजेक्टिव में, एडवर्ब के फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा, ज्यादातर एडवर्ब बनाए जाते हैं। एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देने से क्या बन जाता है? ये एडवर्ब बन जाता है, ये एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि सारे वर्ड्स में, सारे एडवर्ब्स में एलवाई होता ही होता है, नहीं।
जैसे एडवर्ब के फॉर्मेशन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि एडजेक्टिव में अगर हम एलवाई जोड़ते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है। लेकिन बहुत सारे एडवर्ब ऐसे होते हैं जो पहले से एडवर्ब होते हैं, हम या फिर एडवर्ब के फंक्शन करते हैं, हम उसको किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडवर्ब नहीं बनाते हैं। लेकिन इतना ध्यान देना कि अगर एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ा हो तो ये क्या है, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो अभी मैं सेंटेंस में नहीं, अभी मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, ब्रेव प्लस एलवाई यानी ब्रेवली, तो ब्रेवली क्या है, ये एडवर्ब है। और ये कैसा एडवर्ब है, ये सिंगल वर्ड का एडवर्ब है। ये एक सिंगल वर्ड का एडवर्ब है। बात समझ में आ रही है, ये एक सिंगल वर्ड का एडवर्ब है। तो इसे अगर हम एक फ्रेज के रूप में अगर बताना चाहे, इसी एडवर्ब को अगर हम एक फ्रेज के रूप में बताना चाहे तो ये ब्रेवली को हम कैसे लिखेंगे, इन अ ब्रेव मैनर, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं विथ ब्रेवरी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, विथ ब्रेवरी से क्या पता चला कि अगर आप प्रेपोजिशन अगर दोगे और प्रेपोजिशन के साथ साथ आप नाउन दोगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, देखो, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन ये एक तरह से मॉडिफायर का काम करता है। ठीक है, और मॉडिफायर दो ही चीज हो सकता है, मॉडिफायर या तो एडजेक्टिव होगा, मॉडिफायर या तो एडवर्ब होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ कि विथ एक प्रेपोजिशन लगाया गया और ब्रेव का नाउन का फॉर्म लगाया गया, तो ये ब्रेवरी हो गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो। तो अगर ये एडवर्ब का काम करेगा ना, तो ये भी एडवर्ब का काम करेगा और ये भी एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, मतलब यहां पर एक सिंगल वर्ड नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब का काम करेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल से समझो, यहां पर बिना सेंटेंस के शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, देखो, जैसे हमने लिखा दे फाउट ब्रेवली, दे फाउट ब्रेवली। अब देखो यहां पर एडवर्ब कौन है, देखो ये फाउट क्या है, फाउट एक वर्ब है और ये ब्रेवली क्या कर रहा है, ये इस फाउट को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और जो भी वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे फाउट इन अ ब्रेव मैनर, दे फाउट इन अ ब्रेव मैनर, दे फाउट इन अ ब्रेव मैनर। अब देखो यहां पर फाउट क्या है, फाउट यहां पर वर्ब है और इन अ ब्रेव मैनर जो है, इन अ ब्रेव मैनर जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और काम क्या कर रहा है, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कर रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब फाउट को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो इन अ ब्रेव मैनर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग एक ही जैसा है, सेम मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग नहीं है। बस यहां पर हम सिंगल वर्ड को ही एडवर्ब बना दिए, सिंगल वर्ब ही, यहां पर सिंगल वर्ड ही क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। और यहां पर हमने थोड़ा सा इसका विस्तार कर दिया। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया। तो यहां पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडवर्ब फ्रेज हो गया, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर प्लीज टेल मी, सर प्लीज टेल मी हाउ टू, अच्छा हाउ टू के बाद कैन क्यों लगा रहे हो, मुझे बताओ, सही से सेंटेंस लिखो पहले, हाउ टू के बाद कैन क्यों लगा रहे हो? ओके, नहीं, गुड से गुडली नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ आप ठीक है, नहीं नहीं, लाइक अ ब्रेव मैन कैसे कर सकते हैं, लाइक अ ब्रेव मैन नहीं कर सकते ना, फिर वो एडजेक्टिव का काम करेगा। हमें हमें जो है ना वर्ब को मॉडिफाई करवाना है, मैन को मॉडिफाई नहीं करवाना है। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ रही है। अच्छा, जो मैंने एल वाई बताया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है ना लकीर का फकीर नहीं बनना है कि गुड एक एडजेक्टिव है, गुड एक एडजेक्टिव है
और एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से वो एडवर्ब बन जाता है, तो लकीर का फकीर नहीं बनना है, ठीक है, तब ये गुडली बन जाएगा, और गुडली करके ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, क्योंकि गुड का जो है ना अलग से एडवर्ब का फॉर्म होता है। गुड एडजेक्टिव है, इसका मतलब अच्छा होता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, और इसका एडवर्ब का फॉर्म क्या होता है, वेल होता है, ये है इसका एडवर्ब का फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी अच्छा होता है, अच्छे से होता है, ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ये नाउन को मॉडिफाई करेगा। हालांकि ये भी एडजेक्टिव का काम करता है कुछ कुछ सेंटेंस में, लेकिन गुड का एडवर्ब का फॉर्म वेल होता है, गुडली नहीं होता है। तो इंग्लिश में कभी भी किसी भी चीजों को फिक्स नहीं किया जा सकता है, तो लकीर का फकीर नहीं बनना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो ब्यूटीफुली जो है ना, ये एक एडवर्ब है सिंगल वर्ड का, इसको अगर हम एक्सपैंड करने का कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन अ ब्यूटीफुल मैनर। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बस क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसलिए हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, और ये सिर्फ सिंगल वर्ड का है तो केवल इसे हम एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, देखो अब बात करते हैं पोलाइटली। तो पोलाइटली एक सिंगल वर्ड का एडवर्ब है, और अगर हम इसको एक फ्रेज में दर्शाना चाहे तो क्या हो जाएगा, अब इन अ पोलाइट मैनर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहां से कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो, अब बात करते हैं नाउन फ्रेज का, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नाउन फ्रेज का। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन का काम करे, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन का काम करे, उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। तो देखो नाउन का काम करे, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है, पहली बात। दूसरी बात कि नाउन सेंटेंस में आता है कहां कहां पर। सेंटेंस में अगर आपको पोजीशन पता है कि नाउन कितने जगह पे आते हैं, कहां कहां आते हैं, तो आप बहुत आसानी से आप पहचान लोगे कि ये वर्ड नाउन है, ठीक है। इसको फिर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप पहचान लोगे कि नाउन इसमें नाउन कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, किसी भी सेंटेंस में नाउन कहां कहां आता है, पहले ये जान लो, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए नाउन फ्रेज को पहचानना। देखो नाउन कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के जगह पे आएगा। नाउन कहां पर आएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा, ठीक है। नाउन कहां पर आएगा, तो नाउन आफ्टर प्रेपोजिशन आएगा, मतलब किसी भी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, आफ्टर प्रेपोजिशन। अच्छा, और कहां पर आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। तो ये चार जगह है, ये चार ऐसा पोजीशन है किसी सेंटेंस में जहां पर नाउन आते हैं। नाउन कहां आते हैं, सब्जेक्ट के जगह पे आते हैं, ऑब्जेक्ट के जगह पे आते हैं, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आते हैं, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और कहां पर आता है ये एज अ कॉम्प्लीमेंट आता है। तो कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर इन चार जगह पे आता है, ठीक है, इन चार जगह पे आता है, तो वो क्या होगा, नाउन होगा। हालांकि कॉम्प्लीमेंट के जगह पे दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ सकता है, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट के जगह पे नाउन भी मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के जगह पे आपको केवल नाउन ही मिलेगा, या नाउन इक्विवेलेंट, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, मतलब जो नाउन से मिलता जुलता हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट के जगह पे भी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट मिलेगा, प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट मिलेगा, और कॉम्प्लीमेंट में नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, ठीक है। जैसे देखो हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, जैसे देखो हमने लिखा यहां पर एग्जांपल, देखो जैसे राहुल हेल्प्स मी। तो यहां पर देखो सब्जेक्ट के जगह पे कौन आ रहा है, राहुल आ रहा है, ये सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, तो राहुल क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन है। उसके बाद अगर हम ऐसे लिखे, आई हेल्प राहुल, तो यहां पर राहुल कहां पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है, नाउन आता है, या नाउन के इक्विवेलेंट आता है, तो क्या है, ये नाउन है, नाउन है। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद देखो, माई फ्रेंड इज राहुल, मेरा दोस्त राहुल है, ठीक है। अब मुझे ये बताना, मैं राहुल किसको बोल रहा हूं, ये फ्रेंड को बोल रहा हूं, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, ये सब्जेक्ट को मीनिंग को पूरा कर रहा है, और जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अच्छा, ये प्रेपोजिशन का भी काम मतलब प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे हमने लिखा, आई, जैसे हमने लिखा आई बोरोड अ बुक, आई बोरोड अ बुक फ्रॉम राहुल, तो देखो यहां पर फ्रॉम क्या है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कौन आता है, नाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद कौन आता है, नाउन आता है, या नाउन का इक्विवेलेंट आता है। बात समझ में आ रही है। तो मैं यहां पर सिंपल एग्जांपल लिया, और ये सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको चारों बात समझा दिया कि नाउन सब्जेक्ट के जगह पे आता है, नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है, नाउन किसी प्रेपोजिशन के बाद आता है प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, और नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये सारा जो जगह है ना, ये नाउन का जगह है। अब देखना, नाउन फ्रेज पहचानने में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो, जैसे पहला एग्जांपल देखो क्या है, अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट। तो अर्ली टू बेड जो है ना, ये सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है सब्जेक्ट के जगह पे। और मुझे बताना, अर्ली टू बेड जो है, क्या ये सिंगल वर्ड है, नहीं ना। ये पूरा के पूरा क्या है, ये पूरा के पूरा जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, तो इसलिए क्या ये नाउन है। और ग्रुप है तो ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन फ्रेज। उसके बाद देखो, यहां पर वी सब्जेक्ट है, और एंजॉय जो है ना, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। जिसका सब्जेक्ट से लेना देना होता है उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, ध्यान देना, यहां पर जो प्लेइंग क्रिकेट है, प्लेइंग क्रिकेट जो है, ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। भाई हम लोग एंजॉय करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं, क्रिकेट खेलना, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के जगह पे हम जानते हैं कौन आता है, नाउन आता है। तो ये नाउन है, और चूंकि ये ग्रुप में है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको फ्रेज कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, आई सब्जेक्ट और एम इसका वर्ब है, ठीक है। तो यहां पर आई एम फॉन्ड ऑफ, ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, तो यहां पर ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो आ रहा है ना प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और वैसे भी मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद कौन आता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और आ रहा है प्रीपोजिशन के बाद, तो प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये नाउन है। और चूंकि ये ग्रुप है तो इसलिए ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। अब देखो, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां पर भी तो वर्ब है ना, और आपने कहा कि सर फ्रेज में वर्ब नहीं होता है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि फ्रेज में नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। देखो, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में बहुत अंतर होता है। फाइनाइट वर्ब हम उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट से बंधा हुआ होता है, लिमिटेड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब के फॉर्म भी चेंज होगा, टेंस चेंज होगा तो वर्ब का फॉर्म भी चेंज होगा। और जिस वर्ब का, जो वर्ब कभी चेंज नहीं करता, चाहे सब्जेक्ट को कितना भी चेंज कर दो, टेंस को कितना भी चेंज कर दो, और अगर वो वर्ब चेंज नहीं होता है तो नॉन फाइनाइट वर्ब। तो किसी फ्रेज के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि जेरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव वगैरह आ सकता है, लेकिन फाइनाइट वर्ब नहीं आता है, ठीक है। तो प्लेइंग जो है ना, ये बस एक वर्ड है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है। इसको हम वर्ब, फाइनाइट वर्ब नहीं कहेंगे। ये देखो, दो वर्ड मिलकर के क्या बन गया, ग्रुप बन गया, और ये आ रहा है प्रीपोजिशन के बाद, तो इसलिए क्या है, ये नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। दिस इज नाउन फ्रेज, ओके। So I want this lecture, thank you, okay.
तो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम है बहुत नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब कम है ना, कम है, बिल्कुल कम है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो क्या है, ध्यान देना, एवरी मैन ऑफ करेज इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस एक मतलब कोटेशन है किसी फेमस व्यक्ति का, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद कोई फ्रेंच फिलोसोफर का है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस कोटेशन है। एवरी मैन ऑफ करेज इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मतलब जो साहसी व्यक्ति होते हैं ना, जो करेजियस पीपल होते हैं ना, वे अपने जुबान के पक्के होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, और जो वचन दे देते हैं वो करते हैं, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। चलिए मतलब को अलग रखिए, अब हम टेक्निकली समझते हैं कि इसमें फ्रेज कहां पर है। देखो एवरी मैन ऑफ करेज, ये क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड का तो नहीं है, एक से ज्यादा वर्ड है, और कहां पर आ रहा है, सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, और अगर सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है तो पक्का ये नाउन का काम कर रहा है। और एक बात मैंने बताया था कि वर्ब इज के बाद देखो इज, एम, आर, कुछ मैंने वर्ब्स आपको बताया था, कुछ स्टेटिव वर्ब्स या फिर लिंकिंग वर्ब्स बताया था, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये कहीं ना कहीं इसके मीनिंग को, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, क्योंकि इज के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता, इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, जो भी आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है वो जनरली क्या होता है, नाउन होता है। तो ये भी जो है ना, ये अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है तो मतलब ये नाउन के जैसा यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से फ्रेज, हम नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, या फिर अगर हमें यूज करना है तो हम यूज भी कर सकते हैं नाउन फ्रेज को किसी भी सेंटेंस में। तो चलिए इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर फ्रेज आपको समझा दिया। फ्रेज के 3 टाइप मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। हम लोग एक्सरसाइज भी लगा लेंगे, हम लोग फ्रेज का एक्सरसाइज भी लगा लेंगे ना, तो और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, और भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो बहुत जल्द मैं फ्रेज पे भी एक्सरसाइज करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हाँ, चूंकि अब ये फ्रेज वाला चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप लोग के पास अगर रेनन मार्टिन का बुक होगा तो मेरा ये एडवाइस होगा ना कि आप तुरंत ही फ्रेज वाला एक्सरसाइज लगा लो, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं लगाओगे तो जितना कुछ भी मैं समझाया ना, हो सकता है एक समय के बाद वो चीज़ आपको फिर समझ में ना आए। तो एक्सरसाइज एक बार आप अगर लगा लोगे तो पूरा एकदम से पानी की तरह ये सारा चीज़ फ्रेज के बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले चैप्टर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।